doctors, welcome to the second episode of the pathology from the Robbins and Cotran pathological basis of disease. Today we are going to discuss COPD. What is COPD? It is the chronic obstructive lung disorder और chronic obstructive pulmonary disorder, दोनों ही आप बोल सकते हैं. तो इसे COPD भी कह सकते हैं या फिर COLD भी कहा जा सकता है. तो एक बार जस्ट अपन देख लेते हैं कि लंग डिसऑर्डर को, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कैसे क्लासीफाई हम करते हैं. कुछ डिसऑर्डर्स को हम ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं, सम आर क्लासिफाइड इन द रेस्ट्रिक्टिव क्लास. सो इन ऑब्स्ट्रक्टिव वी विल सी मेनी ऑफ देम, out of which one important class is asthma that we have covered in the episode 1. Another one is the COPD that include two important spectrum, that is the emphysema and the chronic bronchitis. ठीक है. इसके अलावा दूसरा आता है आपका ब्रोंकिएक्टेसिस, एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक क्लासिफिकेशन. तो COPD स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक क्लिनिकल केस लेंगे और उसको पढ़ के अपन देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. A 75-year-old man presented to his primary care physician complaining. Okay, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 75-year-old man है, old age है, may be the malignancy. Okay, complaining decreased exercise tolerance and shortness of breath. Decreased exercise tolerance means maybe cardiac or respiratory cause, and shortness of breath pointing towards respiratory problem predominantly. He has 50-year history of smoking cigarettes. Okay, तो 50 पैक ईयर्स. तो यहाँ पे एक नई चीज़ आती है कि भाई साहब ये पैक ईयर्स क्या होता है. तो चलो देखते हैं पैक ईयर्स क्या होता है. सो हम स्मोकिंग जो होती है उसे बेड साइड, जब भी आपने कंसल्टेंट के मुंह से भी सुना होगा कि हिस्ट्री टेकिंग के टाइम स्मोकिंग को आप कैसे क्वांटिफाई करते हो, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होती है. द नंबर वन इज़ द स्मोकिंग इंडेक्स एंड द नंबर टू इज़ द पैक ईयर्स. इस क्वेश्चन में आपको पैक ईयर्स का बोला गया है, तो एक एक करके दोनों को हम देखेंगे कि क्या होता है. What is smoking index? It is the number of बीड़ी और सिगरेट जो भी पीता है आपका पेशेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स स्मोक्ड. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पेशेंट है जो रोज़ लगभग 5 सिगरेट पी रहा है और पूछा कितने साल से पी रहा है, तो उसने कहा 30 साल से, तो 5 into 30 making it 150. So this 150 is the smoking index of that patient. Okay, अब आप पूछेंगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ओके, तो हम देखते हैं स्मोकिंग इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है. इसका एक वैल्यू होती है कि इफ़ स्मोकिंग इंडेक्स इज़ मोर देन 300 then there is very much increased risk of lung cancer. ओके, इसी के दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि what do we mean by पैक ईयर्स. सो पैक ईयर्स सिंपली नाम से समझ आ रहा है, नंबर ऑफ पैक्स यानी पैकेट्स ऑफ बीड़ी और सिगरेट. ओके, पर डे मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी हमने पर डे में काउंट किया है. ओके, पर डे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर स्मोक्ड. अब मान लीजिए कोई पेशेंट लगभग 3 पैकेट डेली पी जाता था, उससे पूछा कितने साल से पी रहे हो, तो बोला कि 20 साल से पी रहा हूँ, मेकिंग इट 60. ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि पैक ईयर्स जो हैं अगर वो 40 से ज़्यादा होते हैं, दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर वेरी मच. ओके, सो कॉमनली वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्मोकिंग को कैसे क्वांटिफाई करेंगे, व्हाट इज स्मोकिंग इंडेक्स एंड व्हाट आर पैक ईयर्स. सो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमें बोला है इन्होंने 50 पैक ईयर्स. ओके,
तो इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा मेलिग्नेंसी के लिए भी प्रोन है पेशेंट। और ओल्ड एज तो है ही सही, तो आपको दिमाग में लंग कैंसर को भी रखना है और बाकी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो हो ही सकती है ऑब्वियसली। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ही हैज़ अ बैरल शेप्ड चेस्ट। इसको हम देखेंगे व्हाट इज बैरल शेप्ड चेस्ट एंड अ हार्ट रेट ऑफ 75 पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 20 पर मिनट, कार्डियक एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। ओके, रेस्पिरेटरी कॉज हो सकता है ना, कार्डियक इज रूल्ड आउट विद नो जुगुलर वीनस डिस्टेंशन। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जुगुलर वीनस डिस्टेंशन अगर होता है इसका मतलब है कि हार्ट के मतलब कार्डियक फेलियर की तरफ वो पॉइंट कर सकता था। चेस्ट एग्जामिनेशन रिवेल डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड बायलेटरली विथ फेंट एक्सपिरेटरी वीज। ओके, he has an oxygen saturation of 93% by pulse oximeter and an arterial blood gas analysis reveal pH 7.37 थोड़ा सा एसिडोसिस की तरफ है, मे बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। PCO2 बढ़ा हुआ है यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो रहा है, PO2 कम है। ओके, इन सब चीज़ों की डिस्कशन हम एसिड बेस बैलेंस में मेडिसिन में डिटेल में करेंगे, तो अभी मैं इसमें नहीं जाऊँगा, हम पैथोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड। X-ray film reveal hyperinflation and subpleural blebs resulting pulmonary function test is as follows। ये सारा हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। ओके, जो फिजियोलॉजी पार्ट होगा COPD का। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा COPD। यहाँ पे आप सबसे पहले जो एक इन्होंने बात की थी बैरल शेप्ड चेस्ट, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर अपन किसी पर्सन को साइड से देख रहे हैं अभी, ठीक है, ओके, अगर उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिया जाए तो नॉर्मल जो है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा आता है? अगर इसको मैं वर्टिब्रल कॉलम मान लूँ तो दिस इज़ द AP एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, बैरल शेप्ड चेस्ट में क्या होता है कि AP डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, AP डायमीटर बढ़ जाता है, ट्रांसवर्स डायमीटर सेम रहता है, तो इस वजह से इसे कहते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट। ओके, अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं COPD। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर्स। इन देयर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात अपनी यहाँ से आएगी। इट शुड बी नोटेड दैट एम्फाइसेमा इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल फीचर, वेयर एज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। तो मैंने अभी जो दो बातें की थी, तो यहाँ पे बस वो समझना है कि एक होता है एम्फाइसेमा और दूसरी चीज़ होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, emphysema and chronic bronchitis often are grouped together under the rubric of chronic obstructive pulmonary disorder COPD। ओके, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ लार्जली इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन COPD। जबकि अस्थमा में अपनों ने देखा था वहाँ पे रिवर्सिबल था, दवाई लेते ही सारे सिम्टम्स गायब हो जाते थे, पर यहाँ पे इरिवर्सिबल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, लंग ट्रांसप्लांट होता है कई बार सीवियर केसेस में ऑप्शन सिर्फ। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि हम COPD में दो डिसीजेस देखने वाले हैं। अब इस लेक्चर में हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा एम्फाइसेमा के ऊपर। एम्फाइसेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय permanent enlargement of the air space distal to the terminal bronchiole accompanied by destruction of their walls without significant fibrosis। this is very important। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं, चलो इसको एक अलग से अपन। ओके, तो पहले हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं कि क्या होता है लोब्यूलर ब्रोंक्यूल। ओके, लोब्यूलर ब्रोंक्यूल के बाद आपका आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से जुड़े हुए होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और फाइनली आपकी होती है एल्वियोलर सेक। ओके, तो यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल और उसके डिस्टल स्पेशली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इनके इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। नॉर्मली ये देखिए,
ये जो सेप्टेशन है इनको हम बोलते हैं एल्वियोलर सेप्टा। ये नॉर्मल है पूरा की पूरा, यहाँ पे एल्वियोलर सेप्टास जो आपको दिख रहे हैं, इनकी वजह से ज़्यादा स्पेस क्रिएट होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए। जो ऑक्सीजन यहाँ पे आती है उसके पास इतना सारा स्पेस है जिसको वो कांटेक्ट में आएगी और उसके बाद वो जो भी उसका सर्कुलेशन होगा ब्लड में उस तरीके से होता है। लेकिन जब इसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सारे सेप्टास यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये सेप्टास सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिन्हें यहाँ होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रक्शन तो हुआ लेकिन फाइब्रोसिस नहीं हुआ। एटलीस्ट फाइब्रोसिस भी हो जाता तो उसकी वॉल में मतलब इतना ज़्यादा सरफेस एरिया कम नहीं होता। तो कम्प्लीटली देयर इज़ नो वॉल, ओके, नो फाइब्रोसिस, पूरा की पूरा एक डायलेटेड स्पेस आपको मिल गया है। तो ये जो बीच में सरफेस एरिया पूरा होना चाहिए था सेप्टास का, तो वो हमें नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बहुत कम हो चुका है, ओके। तो ये बोलना चाहते हैं वो इस लाइन से। हम वापस से देखते हैं वो डेफिनेशन पार्ट में क्या बोला था उन्होंने। एम्फाइसेमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय द परमानेंट इनलार्जमेंट, ओके, परमानेंट है यानी इरिवर्सिबल है, और एयर स्पेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, याद रखना, accompanied by destruction of their wall without significant fibrosis, ओके। फिर फर्दर इसका अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। नंबर 1 क्लासिफिकेशन होता है सेंट्री एसिनर या सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसेमा। The distinctive feature of centriacinar emphysema is that central और proximal part of the acina is formed by, अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको पहले। यहाँ पे अपन इस चीज़ को समझते हैं। ये जैसे कि पूरा की पूरा एक, इसको आप लंग का हिस्सा मान लीजिए, ये आसपास के पेरिफेरल एल्वियोलाई हैं बहुत सारे। अब अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग, तो स्मोक जो आएगा वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करेगा, इस ब्रोंकस को, रेस्पिरेटरी ब्रोंकस को, और उसके बाद एडजेसेंट यहाँ पे जितने भी एल्वियोलाई हैं सबसे पहले वो इन्वॉल्व होंगे, ओके। क्योंकि ये कांटेक्ट की बात है, जो पहले कांटेक्ट में आएगा वो डिस्ट्रॉय होगा, तो हो सकता है ये आसपास वाले स्टार्टिंग में तो बचे रह जाएंगे, ओके। तो जो पिक्चर अपने को देखने के लिए मिलेगी उसको अपन बोलेंगे सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा, कि सेंट्रल पार्ट जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। 3D में सोचिए ये सेंट्रल पार्ट है और ये पेरिफेरल है, ये जो हो सकता है स्पेयर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अपन सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा। और ये किस में देखने के लिए मिलता है, स्मोकिंग में। एक और चीज़ समझिए, अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, ओके, स्मोक का जो स्मोक होता है वो एक हल्की चीज़ है, इसलिए वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हमेशा सेंट्री एसिनर जो स्मोकिंग की वजह से हो रहे हैं उसमें अपर लोब इन्वॉल्व होगा, और अपर लोब में भी अपाइकल पार्ट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब अपन इसे देखते हैं क्या बोल रहे हैं बुक में। Thus the both यहाँ पे ठीक है, the lesion is more common and severe in the upper lobe and particularly in the apical segments, okay. This type of emphysema is most common in cigarette smoker, okay, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट आते हैं पेन एसिनर एम्फाइसेमा, दिस इज नंबर 2, पेन एसिनर एम्फाइसेमा। पेन एसिनर एम्फाइसेमा इन द एसिना आर यूनिफॉर्मली इनलार्ज। पान का मतलब होता है यूनिफॉर्म, पूरे में किसी को भी छोड़ा नहीं है। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखिए, अब ये पूरा की पूरे पार्ट को इन्वॉल्व किया है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल पार्ट इन्वॉल्व हुआ है पेरिफेरी बच गया, ये पूरा की पूरा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। जब पेन एसिनर कोई चीज़ होती है ना, तो उसका मतलब है कि वो ब्लड से हो रही है। जैसे कि हम ट्यूबरक्लोसिस में भी देखते हैं, जो मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस है उसमें क्या होता है, उसमें पूरा की पूरा लंग यूनिफॉर्मली डिफ्यूजली इन्वॉल्व होता है, ओके। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हाँ एक एक जगह पे ब्लड जाता है और ब्लड सब जगह ट्यूबरक्लोसिस की सीडिंग कर देता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी कोई चीज़ है जो जिसका कहीं ना कहीं सिस्टेमिक रिलेशन देयरफॉर पेन एसिनर मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ समझते हैं, एक चीज़ होती है हमारी बॉडी में अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ओके। एंटीट्रिप्सिन का मतलब क्या होता है, जो एंटागोनाइज करता है ट्रिप्सिन को। और ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जिसकी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है।
यानी कि ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। और जो हमारे एल्वियोलर सेप्टाज है उसमें मेजर पोर्शन प्रोटीन का होता है, तो ये ट्रिप्सिन जो है ये ब्रेक डाउन करता है इस प्रोटीन का। अब हमारी बॉडी में ब्लड में अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट है तो वो इसको इनहिबिट करके रखेगा, तो देयर विल बी नो ब्रेक डाउन। तो वो जो प्रोटीन है यानी कि बेसिकली जो सेप्टा का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली मेंटेन रहेगा। सॉरी। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो फिर तो आपका पूरा की पूरा लंग सफ़र करने वाला है। देयर इज़ नथिंग लाइक फर्स्ट कांटेक्ट, कोई एयर या बोन ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। In contrast to the centriacinar emphysema, panacinar emphysema often occur more commonly in the lower part of zone of the lung and is associated with alpha 1 antitrypsin deficiency. ठीक है, लोअर जोन ऑफ द लंग क्यों बोला है? तो ये चीज़ अपन जैसे मेडिसिन में पढ़ते हैं। ओके, अगर हम लंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, अपर लोब है ना एंड द लोअर लोब, तो अपर लोब में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए स्मोकिंग का इफेक्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा था। जबकि लोअर लोब में ब्लड सप्लाई सबसे प्रीडोमिनेंट होता है। तो अगर ब्लड से रिलेटेड कोई चीज़ है, किसी चीज़ की ब्लड में डेफिशिएंसी हो रही है जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, तो लोअर लोब विल सफ़र द मोस्ट। ऑब्वियसली अपर लोब तो इन्वॉल्व होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन डिस्टल एसिनर या पेरासेप्टल एम्फाइसेमा, जिसमें सेप्टल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इन दिस फॉर्म ऑफ एम्फाइसेमा द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द एसिनस इज नॉर्मल बट द डिस्टल पार्ट इज प्राइमरली इन्वॉल्व। तो अब डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होगा तो उससे क्या होता है, यहाँ पे अपन समझते हैं। ये लंग है आपका, अपन थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा? डिस्टल, सब प्लूरल वाला। लंग है आपका, लंग के आसपास क्या होती है? प्लूरा होती है लंग की। ओके, अगर कोई एम्फाइसेमेटस बुल्लाज यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, तो ये जस्ट प्लूरा के नीचे बन रहे हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं सब प्लूरल। अगर ये बस्ट हुआ है तो उसकी वजह से एयर की एंट्री हो जाएगी प्लूरा में, तो उसकी वजह से हो सकता है न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, न्यूमो का मतलब हवा और थोरेक्स यानी थोरेक्स, यानी कि उसकी प्लूरा में जब हवा चली गई है तो उससे हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। इसका कॉज अननोन है, वी डोंट नो कि ये क्यों होता है। ठीक है, नॉट वेरी कॉमन। सो डिस्टल एम्फाइसेमा में आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो हैं, द कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एम्फाइसेमा इज अननोन, इट गिव राइज टू द बुल्ला एंड प्रेजेंट विद द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ओके, ठीक है, ये रॉबिन्स के डायग्राम्स हैं। इन्होंने ये पहले आपको नॉर्मल एसिनस दिखाया है, उसके बाद दिस इज़ द सेंट्रियसिनर एम्फाइसेमा जिसमें सेंट्रल पार्ट प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व हो रहा है। देन नेक्स्ट वन, दिस इज़ द पेनिसिनर एम्फाइसेमा जिसमें पूरा की पूरा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था 2018-19 के आसपास कि जो एम्फाइसेमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये सब कैसी डिसीज हैं? दीज आर स्मॉल एयरवे डिसीज। ओके, एम्फाइसेमा एंड द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इनकी क्रॉनिक इंजरी होती है, स्पेशली स्मोकिंग का रोल इसमें देखा गया है। जबकि अस्थमा एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन की स्टेट होती है। ये ओवरलैप को बता रहा है। ओके, हम कई बार क्लिनिकल फीचर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि देयर इज सिग्निफिकेंट ओवरलैप इन द पैथोजेनेसिस एंड ऑल। ठीक है, this is a simple flow chart for the pathogenesis of emphysema. Smoking of और air pollutant and genetic predisposition, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किस लिए? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी। ओके, और साथ में स्मोकिंग या एयर, स्मोकिंग तो हर कोई करता है पर हर किसी को सीओपीडी नहीं होता ना, क्योंकि देयर शुड बी ए स्पेसिफिक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है डेट इंक्रीजेज एपोप्टोसिस एंड सेनेसेंस, इसलिए स्मोकिंग करने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है ना, प्रीमेच्योर एजिंग होती है, स्मोकिंग नहीं करना। इन्फ्लामेटरी सेल्स रिलीज इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, क्योंकि इरिटेशन हो रहा है लंग्स को,
प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस होता है जो स्मोकिंग की वजह से भी होता है, साथ में अगर कंजेनाइटल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है तो फिर यह सोने पे सुहागा। ठीक है। इरेगुलर एम्फाइसेमा में कुछ खास नहीं है, बस ये है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद स्कारिंग एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एम्फाइसेमा, जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो इरेगुलर का मतलब है कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बहुत सारे अलग अलग सेंट्रियसिनर भी मिलेगा, पैनेसिनर मतलब वो दूसरा भी मिलेगा आपको, सब प्लूरल भी मिलेगा। ओके। पैथोजेनेसिस में बस आप अभी नाम याद रखिए, इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड मेजिएटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी इन्फ्लामेटरी सेल्स आएंगी यहाँ। प्रोटीज एंटी प्रोटीज इम्बैलेंस एंटीट्रिप्सिन वाला मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्मोकिंग की वजह से भी होती है, और एयरवे इन्फेक्शन, ऑल्दो इट इज़ नॉट थॉट टू बी द रोल इन इनिशिएशन बट एक्यूट एग्जासर्बेशंस होते हैं। तो ओपीडी में आप देखेंगे ना पेशेंट्स, तो पेशेंट्स आते हैं एक्यूट एग्जासर्बेशंस के साथ, लाइक सीओपीडी डायग्नोस है 10 साल से और हर साल 2-3 बार एडमिट होते हैं, क्यों? एक्यूट एग्जासर्बेशंस हो जाते हैं। ओके। The idea that pathogenesis is important is based on the part of the observation that genetic deficiency alpha 1 antitrypsin की होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है। कितने लोगों में देखने के लिए मिलती है? बहुत कम है, अबाउट 1% पेशेंट्स में। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअली ये सेंट्रल एग्जाम्स में पूछा गया था एक बार, कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है इसका लोकस कहाँ होता है? तो इसका लोकस होता है क्रोमोसोम नंबर 14 पे, और इसके लिए अगर होमोजाइगस हैं आप जेड अलील के लिए, तो देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द सीरम लेवल। ओके, मैंने बताया था ना ब्लड में होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जेड अलील के लिए होमोलॉगस है क्रोमोसोम नंबर 14 पे, तो देयर विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट मार्क डिक्रीज। ओके। नाउ कमिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, इसमें क्या याद रखना है आपको? पैन एसिनर हो सकता है, हमने बहुत अच्छे से समझा, सेंट्री एसिनर हो सकता है, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देयर इज़ विदाउट फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस नहीं होता है इस पार्ट में, यहाँ पे देखिए। ओके, ये भी एग्ज़ाम में पूछी गई है इमेज के डायग्नोसिस स्पॉट क्वेश्चन है। तो ये देखिए पूरा डायलेटेड पार्ट है। सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि ये लंग का स्पेसिमेन है। तो ये देखिए कि अगर कोई भी कैविटी है और उसके अंदर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का मतलब है एयर है। ओके, तो इससे एक क्लू मिलता है आपको कि ये लंग का स्पेसिमेन है। दूसरी चीज़ अपन यहाँ पे देखें तो इधर कुछ कुछ स्पेस में अपने को एल्वियोलाई बना हुआ दिख जाएंगे आइट साइड पेरीफेरी में, बट देर इज़ अ सेंट्रल डायलेटेड पोर्शन विच इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स एम्फाइसेमा। ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा है, सच क्वेश्चन नहीं है लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पे अपन समझते हैं। With the loss of elastic tissue in the surrounding alveolar septa, radial traction of the small airway is reduced. As a result, they tend to collapse during the expiration. आइए समझते हैं इस स्टेटमेंट को। इसको मैं बहुत इजी फॉर्म में बता रहा हूँ, मेरा डायग्राम एकदम सही नहीं है पर आपके समझने के लिए अच्छा है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी रेस्पिरेटर, जैसे ये अपना ब्रोंक्यूल्स है, उसके आसपास एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, इन एल्वियोलाई के जो एल्वियोलर सेप्टाज है उसके अंदर होता है काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू। दैट इलास्टिक टिश्यू एक्चुअली, ये जैसे ये पूरा इलास्टिक टिश्यू है, यहाँ पे पूरे में इलास्टिक टिश्यू होता है एल्वियोलर स्पेस में। ये आपके जो एयरवेज होते हैं, स्मॉल एयरवे, उस स्मॉल एयरवे की पेटेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ होता है हर पॉइंट पे, और उसके बाद उसमें ट्रैक्शन बना के रखता है बाहर की तरफ। तो जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन, ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी कोलेप्सिंग टेंडेंसी होती है। किसी भी पाइप में से जब हवा बाहर आती है तो उस पाइप की कोलेप्सिंग टेंडेंसी होती है, पर अगर ये इलास्टिक टिश्यू मेंटेन्ड है तो वो कोलेप्स नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं सेप्टास। ठीक है, तो जब आपके ये सेप्टास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अब कोई भी नहीं है उसको सपोर्ट करने वाला हमारे एयरवे को। तो जैसे ही फिर एक्सपिरेशन होता है तो उसको कोलैप्स होने लगता है एयरवे, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, लंग के अंदर एयर की ट्रैपिंग होती है, और ये एयर की ट्रैपिंग फर्दर डैमेज भी कॉज करती है। और एयर में स्पेसिफिकली क्या है, CO2, उसकी वजह से बॉडी में CO2 लेवल बढ़ता है। CO2 बढ़ने की वजह से होता है एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे हम इसे यहाँ पे।
जो बाहर से हवा है वो अंदर नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है, जिसकी वजह से होता है हाइपोक्सिया। इसीलिए आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देखा था कि जो पीएच था वो 7.4 से कम था, हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, डेट इज उस पेशेंट को भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी क्यों कहलाती है, तो इसलिए इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं। और इसीलिए पेशेंट में क्या बोला था, जो हमने स्टार्टिंग में केस देखा था उसमें, कि एक्सपीरेशन में वीज देखने के लिए मिल रही है, तो पैथोलॉजी एक्सपीरेशन में है, इसलिए हमें एक्सपीरेटरी वीज मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स वैसे मेडिसिन पार्ट में कवर होना चाहिए, पर यहाँ पे जितना दिया है उतने को हम समझने की कोशिश करते हैं। डिस्निया यूजुअली द फर्स्ट सिम्टम, ओके, इट बिगिनस इंसिडियसली, उसके बाद वीजिंग देखने को मिलेगी। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात हम करेंगे फिजियोलॉजी में डिटेल में, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैरल चेस्ट मैंने आपको समझाया था, डिस्निया हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन, सिटिंग फॉरवर्ड इन हंच्ड ओवर पोजीशन। हंच्ड ओवर पोजीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। जैसे आप ओपीडी में जब भी आपके आईपीडी में केस दिखें रेस्पिरेटरी का, तो इस पेशेंट को देखने की ज़रूर कोशिश करें। तो इसे हम बोलते हैं हंच्ड ओवर पोजीशन। ओके, हंच्ड ओवर या हंच्ड बैक पोजीशन, जिसमें पेशेंट फॉरवर्ड बेंड करके बैठा हुआ होता है, उसको इसमें रिलीफ फील होता है। यहाँ पे देखिए आप रिब्स इसकी प्रोमिनेंट देख सकते हैं। ओके, उसके अलावा वेट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा इस पेशेंट को दिख रहा है, लीन थीन पेशेंट है। ओके, कमिंग बैक टू आवर पेज। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करते हैं, और अगर हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी ऑक्सीजन नीड कंप्लीट कर लेंगे, है ना, हीमोग्लोबिन कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएगा जितना चाहिए था। इसलिए इन लोगों में आपको सिग्निफिकेंट साइनोसिस देखने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए ये पेशेंट ब्लू नहीं होंगे, पिंक होंगे। ओके, और पफर का मतलब होता है जो स्मोक करते हैं, तो इसलिए इनका जो है घर का नाम हो गया पिंक पफर। ओके, इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस स्पेक्ट्रम की बात की गई है यहाँ पे, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द पेशेंट विद एम्फाइसेमा हु हैव क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस टू। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एक्चुअली क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डिस्निया इतना ज़्यादा नहीं होता। डिस्निया नहीं होता है तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा जो है CO2 रिटेंशन होने लगता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाती है, तो पेशेंट साइनोटिक लगता है, इसलिए इन पेशेंट्स को अपन ब्लू ब्लॉटर्स बोलते हैं। तो हम डिफरेंस देखेंगे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा में। बेसिकली नए रॉबिन्स में से शायद डिफरेंस हटा दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, हाइपोक्सिया इंड्यूस पल्मोनरी वेस्कुलर स्पाज्म। जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिए कि जो पल्मोनरी वेसल्स हैं वो दूसरी वेसल से अलग होती हैं। पल्मोनरी वेसल्स में अगर ऑक्सीजन कम होता है तो उसकी वजह से उसमें स्पाज्म होने लगता है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हाइपोक्सिया की वजह से स्पाज्म होगा, तो उसकी वजह से पल्मोनरी जो टेंशन होता है, पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर या उसका टेंशन, वो इंक्रीज होने लगेगा, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब उस पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से इसको बोलेंगे सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी तो सम पैथोलॉजी, राइट साइडेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओके, कंडीशन से रिलेटेड टू एम्फाइसेमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन जल्दी से देखेंगे। एक होता है कंपनसेटरी एम्फाइसेमा, कंपनसेशन की वजह से डायलिटेशन हुआ है। क्यों कंपनसेशन हुआ, सर्जिकली रिमूव कर दिया आपने लंग का एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे लोबेक्टोमी कर दी किसी वजह से, तो उसकी वजह से बचा हुआ जो लंग है वो थोड़ा एक्सपांड होने लगेगा, और एक्सपांड होगा तो उसके स्पेसेस डायलेट होने लगेंगे, तो डेट इज़ नोन एज कंपनसेटरी एम्फाइसेमा। ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हम ट्यूमर और फॉरेन ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये
लंग का कोई भी पार्ट है, यहाँ पे कोई भी ट्यूमर ग्रो होने लगा है, उसकी वजह से एयर इनट्रैप हो रही है, तो ये जो एयरवे स्पेस था ये डायलेट होने लगेगा, इसके जो सेप्टम्स हैं ये डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, तो इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव होर इन्फ्लेशन। उसके बाद बुल्लस एम्फाइसेमा, ठीक है। बुल्लस एम्फाइसेमा से हम क्या समझते हैं, रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एम्फाइसेमा दैट प्रोड्यूस बुल्ला या ब्लेब दैट्स मोर देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए उनका साइज। अब यहाँ पे देखिए ये फोटो पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट। इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए ये बड़े बड़े बुल्लास हैं, ठीक है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं दिस बिग बिग बुल्लास। तो दिस आर द बुल्लस एम्फाइसेमा विद लार्ज अपाइकल एंड सब प्लूरल बुल्ला। जो हम भी यहाँ पे अपनों ने मार्क किए हैं ये सब अपाइकल, ये ऊपर वाले अपाइकल हैं, और ये सब प्लूरल कह सकते हैं इसको, प्लूरा के पास में भी है, ठीक है। ठीक, उसके बाद मीडियास्टिनल या इंटरस्टिशियल एम्फाइसेमा, ये क्या होता है, एल्वियोलर रप्चर हो जाता है। जैसे इसको समझते हैं अपन, इसको काफ़ी इजी डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, कि ये एल्वियोलाई हो गए आपके। अगर जो डिसीज़ है जिसमें कफ बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बच्चों की बीमारी होती है वूपिंग कफ, तो वूपिंग कफ में जब बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं तो कभी कभी एल्वियोलाई जो है वो रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होते हैं तो एयर बाहर आ जाती है, तो या तो एयर मीडियास्टिनम में जा सकती है, या फिर यहाँ पे बाहर जो प्लूरल स्पेस है इसके अंदर जा सकती है, ठीक है, या फिर स्किन के अंदर भी जा सकती है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो जाएगा। तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, मीडियास्टिनल एम्फाइसेमा, सबप्लूरल एम्फाइसेमा के केसेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो वूपिंग कफ के पेशेंट होते हैं, परफोरेटिंग इंजुरीज हो सकती है, और बेसिकली इसमें क्या बोला है, व्हेन द इंटरस्टिशियल एयर गेट्स इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू द पेशेंट में लिटरली ब्लो अप लाइक अ बलून, पूरा फूल जाएगा, ठीक है। तो जो भी कॉज है उसको ठीक कीजिए, अगर पेनिट्रेटिंग इंजुरी है तो उसको उसका सर्जिकल जो भी करेक्शन है वो कीजिए, पेशेंट का धीरे धीरे एयर एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिजॉर्ब स्पॉन्टेनियसली, ओके, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एम्फाइसीमा। अब कुछ फ़ोटोज़ अपन देखेंगे जिससे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपको स्पॉट दे दिया कि बताइए किस टाइप का एम्फाइसीमा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहचानना है अपने को, ये लंग पेरेन्काइमा है, ओके। छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं फॉर्म में, ऐसे बबल नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल एरिया है, ओके। ये लंग का एरिया, ये एरिया जो है ये नॉर्मल है, जबकि ये नॉर्मल एरिया नहीं है, ठीक है, दिस आर नॉट नॉर्मल। एंड ऑब्वियसली अगर इसको प्लूरा है ये, तो ये सब प्लूरल एरिया तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। सो दिस इज शोइंग यू सब प्लूरल लिम्फाइसीमा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो फोमी एरिया है ये नॉर्मल है, बिल्कुल एकदम डेंस फोम जो है आपके लंग का, लेकिन ये देखिए ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, और ये ना सेंटर से कुछ कुछ हर जगह पे नहीं है, तो ये आपके सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा हो गया। तो ऊपर था पैन एसिनर, देन दिस इज द सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा। नीट के 2 क्वेश्चन हैं ये, इनको आप मार्क कर लीजिए, पुराने रॉबिन्स का डिफरेंस चार्ट है ये। प्रीडोमिनेंटली एम्फाइसेमा में क्या हिस्ट्री होती है, 50 to 70 ईयर का बंदा आएगा, हमारा भी वैसा ही था, ठीक है। डिस्निया के साथ आ रहा था ऑब्वियसली, यस। लेट स्केंटी स्पूटम, स्पूटम इतना ज़्यादा ऑब्वियस नहीं था क्वेश्चन में। इन्फेक्शन ओकेशनल होते रहेंगे उससे। रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी बहुत टर्मिनल पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती है। कोर पल्मोनल रेयर होता है। एयरवे रेजिस्टेंस नॉर्मल या स्लाइटली इंक्रीज्ड। इलास्टिक रिकॉइल इज लो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैंने जो बताया था। फिर चेस्ट रेडियोग्राफ पे आपको हाइपर इन्फ्लेशन मिलता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं, तो लंग बड़ा दिखेगा चेस्ट रेडियोग्राफ पे। और स्मॉल हार्ट, हार्ट छोटा हो जाएगा कंपेरेटिवली, इन पेशेंट्स को बोलते हैं पिंक पफर। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लास्ट के पॉइंट देख लेते हैं बस, कि चेस्ट रेडियोग्राफ पे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में प्रीडोमिनेंटली वेसल्स मिलती हैं और लार्ज हार्ट होता है, और उसे ब्लू ब्लॉटर बोलते हैं। अगेन ये डायग्राम रॉबिन्स से लिया गया है। यहाँ पे आप देखिए ये नॉर्मल टिश्यू है, ये नॉर्मल टिश्यू है, बट दिस इज एम्फाइसीमा, डायलिटेशन है, तो दिस इज सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। वेरेज यहाँ पे देखिए पूरे में ही बड़ा बड़ा सब डायलेटेड है,
तो दिस इज योर पैन एसिनर एम्फाइसेमा. ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि अगर कोई दूसरा टॉपिक मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो. थैंक यू सो मच.